So hello everyone, welcome today. Today we are going to discuss a very important topic in GST which is going to get implemented from 1st April 2021 which is e-invoicing. तो e-invoicing का नाम तो सबने सुन ही लिया होगा, बट मेरे पास बहुत सारे डाउट्स क्वेरीज आ रहे हैं ट्रेड और प्रोफेशनल से कि ई-इनवॉइसिंग बेसिकली है क्या, ये डायनामिक क्यूआर कोड क्या है, ये नॉर्मल क्यूआर कोड क्या है, ये आईआरएन नंबर क्या है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ये सब चीजें करनी है, कैसे करनी है। तो मैंने ये छोटी सी वीडियो एक समराइज करने के लिए, सारी चीजों को एक साथ जोड़ने के लिए ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। ई इनवॉइसिंग, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ई इनवॉइसिंग को समझ लेते हैं। ई इनवॉइसिंग है क्या? आज तक आप एक नॉर्मल इनवॉइस क्रिएट करते थे और अपने बायर को देते थे। अब उन्हीं इनवॉइसेस को गवर्नमेंट अपने पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। दैट इज बेसिकली ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइसिंग कोई ऐसा इनवॉइस सिस्टम नहीं है कि आप उसको पोर्टल्स पे जाके क्रिएट कर रहे हैं या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं। ई इनवॉइसिंग के बारे में फटाफट जान लेते हैं कि अभी तक क्या क्या हुआ है ई इनवॉइसिंग के डोमेन में। सो ई इनवॉइसिंग 1 अक्टूबर 2020 से इंप्लीमेंट हुआ था इंडिया के अंदर with for those taxpayers जिनकी टर्नओवर was more than 500 crores। 1 जनवरी 2021 को न्यू ईयर्स पे गवर्नमेंट ने गिफ्ट दिया सबको और कहा कि नहीं, हम 500 करोड़ नहीं, इसको रिड्यूस करके, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करके इसको 100 करोड़ की लिमिट पे ला रहे हैं। और अब 1 अप्रैल 2021 को इस लिमिट को फर्दर रिड्यूस करके 50 करोड़ पे लाया गया है। तो जैसे ही मैंने 50 करोड़ कहा होगा कि ये सिर्फ ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन से सिर्फ उन्हीं टैक्स पेयर्स पे एप्लीकेबल है जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, तो काफी लोगों के चेहरों पे रिलीफ आ गया होगा, स्माइल आ गई होगी। वो ये सोच रहे होंगे कि चलो हम तो बच गए, अभी तो हमें तो नहीं करना है इनवॉइस। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ई इनवॉइसिंग का जो कंसेप्ट है, जो प्रोविजंस है, वो सब पर एप्लीकेबल है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि रूल 48(5) ऑफ द सीजीएसटी रूल्स 2017 इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके अंदर लिखा हुआ था, रूल 48(4) में लिखा था कि कुछ नोटिफाइड टैक्स पेयर्स को ई इनवॉइस जनरेट करना है। और रूल 48 सब रूल 5 में ये बात लिखी गई थी कि जिन टैक्स पेयर्स को ई इनवॉइस जनरेट करना है, अगर वो ई इनवॉइस जनरेट नहीं करते और उसकी जगह एक नॉर्मल इनवॉइस अपने बायर को दे देते हैं, तो वो टैक्स इनवॉइस नल एंड वॉइड है, वो टैक्स इनवॉइस इनवैलिड है, वो रिकॉग्नाइज ही नहीं है। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि साहब, आपने किसी से गुड फेथ में गुड्स खरीदे, गुड्स खरीदने के बाद आपके पास उसका टैक्स इनवॉइस है, फिजिकल टैक्स इनवॉइस। सेकंड, आपने गुड्स एक्चुअली में रिसीव भी करे हैं, आपके पास प्रॉपर बिलिटी है, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट का प्रूफ है, प्रॉपर ई वे बिल है। थर्डली, आपने उस पर्सन को 180 डेज में पेमेंट करी है, वो इनवॉइस आपके जीएसटीआर 2A में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है इन टाइम, और आप भी अपनी रिटर्न्स टाइम से फाइल कर रहे हैं। इस सब के बावजूद आपका क्रेडिट डिनाई कर दिया जाएगा। यस माय फ्रेंड्स, यू हैव हर्ड इट राइट, डिनाई कर दिया जाएगा, विच इज सिचुएशन ऑफ ओ माय गॉड। ये इफेक्ट है ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस का, कि अगर किसी पर्सन के ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल है और वो अपना ई इनवॉइस जनरेट करने से अपनी ड्यूटी से फेल हो जाता है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस सप्लायर के लिए तो है ही है, साथ में बायर के ऊपर भी है। तो इसलिए इवन जिनकी टर्नओवर इज लेस देन 50 करोड़ रुपीस, वो बहुत ही केयरफुल रहे किसी ऐसे सप्लायर से गुड्स परचेज करने में जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ है। सेकेंडली, ये सिर्फ आप ये मत सोचिए ये सिर्फ स्मॉल बायर्स के लिए, ये इवन लार्ज सप्लायर्स के लिए भी है। कि फॉर एग्जांपल, अगर आपकी टर्नओवर, आपको भी ई इनवॉइसिंग करना है, आपकी टर्नओवर 50 करोड़ रुपीस से ऊपर है, तो उस केस के अंदर इवन जब आप भी किसी भी नॉर्मल परचेजर से सप्लाई परचेज करेंगे गुड्स, तो उसके उसके लिए भी आपको मेक श्योर करना है कि अगर उस सप्लायर के ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं, तो वो आपको ई इनवॉइस ही दे और नॉर्मल इनवॉइस ना दे। सर, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, हम यही करते रहेंगे कि किसका इनवॉइस किस पे एप्लीकेबल है, किस पे नहीं है, और हमारे इतने लार्ज स्केल वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के अंदर कैन दिस इज दिस इवन फिजिबल टू डू? तो सर, विद टाइम आपको अपने बिजनेस प्रोसेसेस को चेंज करना पड़ेगा, वेंडर ऑन बोर्डिंग प्रोसेस जिसे हम कहते हैं उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। जैसे हम आज तक अपने वेंडर से डिक्लेरेशंस लेते आए हैं, उसका पैन नंबर, उसका आधार नंबर, उसका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके और
रजिस्ट्रेशन नंबर जिस भी लॉ में वो रजिस्टर्ड है, उसी तरीके से अब आपको अपने जिस टाइम पे आप किसी भी नए वेंडर को ऑनबोर्ड करें या एग्जिस्टिंग वेंडर्स को भी स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से उनके से डिक्लेरेशन ले कि उनकी टर्नओवर 50 करोड़ रुपीस से ऊपर पिछले किसी भी साल में फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 या 19-20 में नहीं थी, और उसके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप उस गवर्नमेंट ने एज अ फैसिलिटेशन मेजर इस चीज को गवर्नमेंट भी रियलाइज करती है कि एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर हो सकता है सब टैक्स पेयर्स के पास प्रॉपर प्रोफेशनल्स ना हो, सब टैक्स पेयर्स को इतनी अवेयरनेस ना हो, बिकॉज इंडिया इज अ बिग कंट्री। एक कंट्री के अंदर पता नहीं न जाने कितने लोग हैं, कितने बिजनेसेस हैं जिनको प्रोविजंस के बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने आपकी फैसिलिटेशन के लिए, आपके हेल्प के लिए, एज अ बायर मैं बात कर रहा हूँ, आप ई इनवॉइसिंग की वेबसाइट पर जाकर सर्च ऑप्शन के अंदर किसी भी टैक्स पेयर का जीएसटी नंबर डालकर उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि क्या उस पे ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं या नहीं। उसको मैं अभी अपनी नेक्स्ट स्लाइड में कवर करूंगा। थर्डली, जब भी आप किसी भी अपने सप्लायर से एग्रीमेंट सेंटर करें, चाहे आप अगर आप ट्रेडर हैं और आप मैन्युफैक्चरर से परचेज कर रहे हैं, या आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, या किसी भी तरीके से आप किसी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में अपने आप को बाइंड करने जा रहे हैं, 1 साल के 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स में, या कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स आप किसी पर्सन से ले रहे हैं, तो डेफिनेटली डेफिनेटली अपने एग्रीमेंट्स के अंदर जब आप परचेजर से परचेज कर सेलर से परचेज करते हैं गुड्स, तो उस एग्रीमेंट्स के अंदर इंडेमनिटी क्लॉज को इनकॉर्पोरेट करने के प्रोविजन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जीएसटी डालना आज बहुत जरूरी हो चुका है। इंडेमनिटी क्लॉज का सर क्या मतलब हुआ? इंडेमनिटी क्लॉज का ये मतलब हुआ, आज जीएसटी लॉ के अंदर इतने ज्यादा पीनल प्रोविजंस इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं ड्यू टू वाइड स्प्रेड menace of fake invoicing, bogus billing and all those things, कि गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आपका सप्लायर अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर अपने इनवॉइस को नहीं शो करता और वो आपके 2A में नहीं रिफ्लेक्टेड है, तो इस बजट से फाइनेंस एक्ट 2021 से वो आपका क्रेडिट जो है वो डिनाई कर दिया जाएगा, वो एलिजिबल ही नहीं। सेकेंड नंबर पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया, अगर किसी के ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं और वो ई इनवॉइस जनरेट ही नहीं करता या उसको पता ही नहीं कि जिससे जनरेट करना है ई इनवॉइस, तो उस केस के अंदर आपका क्रेडिट डिनाई हो सकता है, आप एक प्रॉब्लम में आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जस्ट बिकॉज उसने ई इनवॉइस नहीं दिया और बाकी सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आपका 100% क्रेडिट डिनाई हो जाएगा। हो सकता है बहुत सारे हाई कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपीज और रिट पिटिशंस लगेंगी, हो सकता है कहीं रिलीफ भी आ जाए, बट मैं उन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस की बात नहीं कर रहा। मैं एक नॉर्मल बिजनेस सिनेरियो में बात कर रहा हूँ कि अगर फर्स्ट लेवल अथॉरिटी में आपके केसेस स्क्रूटनी के लिए जाते हैं और उनको पता चलता है कि आपके पास ई इनवॉइस नहीं है, तो उस केस के अंदर आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो डिनाई करा जा सकता है और ये बड़ी हैवी लाइबिलिटी हो सकती है। एक बिजनेस ऑल टुगेदर क्लोज हो सकता है जहां पे आपकी एक पर्टिकुलर वेंडर से बहुत ज्यादा परचेजेस है और वो डिफॉल्ट कर जाता है कंप्लाई करने के विद नो फॉल्ट ऑफ योर्स। तो उस उसको सेफगार्ड करने के लिए आप अपने एग्रीमेंट्स के अंदर इंडेमनिटी क्लॉज इनकॉर्पोरेट करवाएं। तो ये मैंने एक ब्रीफ बैकग्राउंड दिया है कि क्यों ये वीडियो सब टैक्स पेयर्स के लिए जरूरी है, चाहे उनकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है या 50 करोड़ से नीचे है, उस बात से कोई मतलब नहीं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आप स्पीड देखिए थ्रेशोल्ड को रिड्यूस करने का। अक्टूबर से 500 करोड़ थी, 3 महीने के अंदर ये 100 करोड़ हो गई और अगले 3 महीने में ये 50 करोड़ हो गई। तो डोंट बी सरप्राइज फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये लिमिट 50 करोड़ से भी रिड्यूस करके 5 करोड़ या पूरी कंट्री पे एप्लीकेबल ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल कर दिए जाते हैं। एंड आई थिंक दैट वुड बी अ गुड सिनेरियो टू हैव, वेरी फ्रैंकली। वो मैं आगे बताऊंगा, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। ई इनवॉइसिंग एक सिर्फ कंप्लायंस नहीं है, एक वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ डूइंग बिजनेस है। तो वो मैं सब बातें आगे अपनी डिस्कस करूंगा। तो जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि अगर आपका कोई वेंडर है, जो सप्लायर है, जो आपको गुड्स सप्लाई कर रहा है और वो अपना ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रहा या उस पर इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल है और उसको पता ही नहीं है, या आपको डाउट है कि उसकी टर्नओवर शायद 50 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी और वो कभी भी ई इनवॉइस जनरेट नहीं कर रहा, तो उस केस में आप ई इनवॉइसिंग पोर्टल पे जाके सर्च ऑप्शन में जाके आप ई इनवॉइस स्टेटस चेक कर सकते हैं उस टैक्स पेयर का। सेकेंडली,
गवर्नमेंट ने फर्दर भी आपको फैसिलिटेशन दिया है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ई इनवॉइस दे देता है तो उस ई इनवॉइस को देने के बाद आप उस ई इनवॉइस की ऑथेंटिसिटी भी चेक कर सकते हैं। ऑथेंटिसिटी कैसे चेक होगी अब आपके ई इनवॉइस की, कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक ई इनवॉइस ऑलरेडी आ गया, किसी ने आपको एक लार्ज बिजनेस ग्रुप के अंदर आपको एक ई इनवॉइस आ गया, नाउ आप चेक करना चाहते हैं कि ये इनवॉइस करेक्ट भी है या नहीं, कहीं ये तो नहीं कि कोई किसी ने गलती से सिर्फ एक क्यूआर कोड को फोटोकॉपी पेस्ट करके पेपर के ऊपर आपको दे दिया और कहा ये ई इनवॉइस हो गया है या उसका INN नंबर हो गया है। तो उस केस के अंदर गवर्नमेंट ने आपको एज अ फैसिलिटेशन मेजर आपकी ई इनवॉइस की वेबसाइट के ऊपर एक मोबाइल ऐप का लिंक प्रोवाइड करवाया है। उसको ये कहते हैं ई इनवॉइस ऑथेंटिकेशन रीड क्यूआर कोड ऐप, सॉरी रीड क्यूआर कोड ऐप आपको दिया गया है। वो आप अपने वेबसाइट पे जाकर उसके अंदर आप उसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने फोन में रख सकते हैं अपने क्यूआर कोड ऐप को, और जैसे ही आपके पास कोई ई इनवॉइस आता है आप अपने चाहे अकाउंटेंट्स को, अपनी फाइनेंस टीम को, या जो भी आपके प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं लॉजिस्टिक्स पर्सन को, आप वो सबके मोबाइल में वो ई इनवॉइस रीड क्यूआर कोड ऐप आप डाउनलोड करवाएं, और उस रीड क्यूआर कोड ऐप से उनको पता चलेगा कि उस क्यूआर कोड के अंदर बेसिकली जो इस इनवॉइस में जो क्यूआर कोड लगा हुआ है वो क्यूआर कोड के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या वो आपके परचेज की जो पर्टिकुलर है उससे टैली भी करता है या नहीं। आपके इनवॉइस के ऊपर जो एक ई इनवॉइस होता है उस पर एक क्यूआर कोड अफिक्स करा जाता है। वो क्यूआर कोड के अंदर लिखा रहता है GSTN ऑफ द सप्लायर, GSTN of the recipient, invoice number as given by the supplier, date of generation of invoice, invoice value, number of line items, HSN code, IRN number of date of generation of IRN। तो यहाँ हमने बेसिकली, मेरा अटेम्प्ट ये है आपको बताने का कि ई इनवॉइस क्यों, ई इनवॉइस को समझना आज एक बिजनेस हाउस की रिक्वायरमेंट है, आज एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, चाहे आपकी टर्नओवर 50 करोड़ है या 5 करोड़ है या 2 करोड़ है। ई इनवॉइस की प्रोविजन आज की डेट में हमारे बिजनेस प्रोसेसेस में ओमनी प्रेजेंटली प्रेजेंट, इट्स प्रेजेंट ओमनी प्रेजेंट। चाहे आप किसी से परचेज कर रहे हैं, चाहे किसी को सेल कर रहे हैं, ई इनवॉइसिंग कहीं ना कहीं अप्लाई करेगा आपके ऊपर। तो इसलिए ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस को जानना बहुत जरूरी है। विद दिस बैकग्राउंड मैंने अभी तक आपको ई इनवॉइसिंग का इंपॉर्टेंस बताया है। मैंने आपको ये बताया है कि अगर आपके पास ई इनवॉइस आ जाए तो आपको ई इनवॉइस के ऊपर जो लगा क्यूआर कोड है उसको वेरीफाई कैसे करना है। अगर आप किसी ऐसे सप्लायर से गुड्स खरीद रहे हैं जहां पे आपको शक है कि उस पर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, तो उसको कैसे चेक करना है कि उस पर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है या नहीं है इनवॉइसिंग के प्रोविजंस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं कि ई इनवॉइसिंग के अंदर ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले अब हम कंसेप्ट समझेंगे। अब मैंने इंपॉर्टेंस आपको बता दिया है कि क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अब आप उस पर्सपेक्टिव से, उस माइंडसेट से बात सुनिएगा कि क्या ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस क्यों हमें समझना जरूरी। ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि ये कोई, मैं बता दूं, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये PDF के अंदर आपने कोई पेपर में इनवॉइस बनाया और उसको डिजिटली साइन कर दिया तो ई इनवॉइस है। ऐसा भी नहीं है कि आपको ये इनवॉइस कोई जाके गवर्नमेंट के पोर्टल पे जनरेट करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये सब रूमर्स हैं, मिथ्स हैं जो मार्केट में चल रहे हैं। आज तक आप नॉर्मल इनवॉइस बनाते थे, अपने बायर को दे देते थे। नाउ ई इनवॉइस के यूनिवर्स के अंदर बेसिकली 3 एंटिटीज की एंट्री हो चुकी है। आप सप्लायर, एज अ सप्लायर आप इसमें इन्वॉल्व हैं, आपके पास एक IRP पोर्टल है, और आपके बायर। जो सप्लायर आप बेसिकली जो अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से जो बिल जनरेट करेंगे वो आपको अपने बिल को एक IRP पोर्टल पे पुश करना पड़ेगा। जब आप उस IRP पोर्टल पे पुश करेंगे तो IRP पोर्टल आपको QR कोड और IRN नंबर जनरेट करेगा, एंड देन वो QR कोड और IRN नंबर जो जनरेट होगा उसको IRP पोर्टल डिजिटली साइन करेगा, एंड डिजिटली साइन करने के बाद वो इनवॉइस आपको वापस करा जाएगा जो आप अपने बायर को दे पाएंगे। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में इसका प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टैक्स पेयर जो है आपको अपने इनवॉइसेज जो है वो अभी भी कंटिन्यू रखने हैं अपने, जैसे आप अपने नॉर्मल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, बिलिंग सॉफ्टवेयर में बिल्स जनरेट करते हैं, आपको बिल्कुल वैसे ही अपना इनवॉइस जनरेट करना है, उसमें कोई चेंज नहीं। इस इनवॉइसेस को आपके पोर्टल के ऊपर, आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर
एक सिस्टम दिया गया होगा जिसके थ्रू वो इनवॉइस जो है वो आईआरपी पोर्टल पे पुश करा जाएगा। उस आईआरपी पोर्टल पे पुश करने के बाद उस इनवॉइस को उसका आईआरएन नंबर और क्यूआर कोड अलॉट करा जाएगा अलोंग विद डिजिटल सिग्नेचर्स, और वो आपका जो नॉर्मल इनवॉइस है वो बेसिकली ई इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ई इनवॉइस सिंपली एक इनवॉइस है जिसको हम गवर्नमेंट पोर्टल पे जाके रजिस्टर करवाते हैं, और एक बार वो रजिस्टर हो जाए तो उसके बाद वो ई इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद एक आईआरएन नंबर आ जाता है। अभी ये सब बातें मैं डिस्कस करूंगा कि क्यूआर कोड क्या है, आईआरएन नंबर क्या है, क्या उसको प्रिंट करना जरूरी है या नहीं है। अभी मैं सिर्फ एक कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। सो अब हमने समझ लिया है कि ई इनवॉइसिंग है क्या, ई इनवॉइस को जनरेट कैसे करना है, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया है, इसके ऊपर डिटेल हम और बाद में जाएंगे, पर पहले मैं चाहता हूँ आप ई इनवॉइसिंग एक बात प्रॉपर्ली समझ लें कि ई इनवॉइसिंग है क्या, कब एप्लीकेबल हो रहा है, किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो ई इनवॉइसिंग के अंदर मैंने आपको बताया ये पर्टिकुलर नोटिफाइड पर्संस के ऊपर एप्लीकेबल है जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ रुपीस से ऊपर है, उन सबको ई इनवॉइस जनरेट करना है उसी प्रोसेस से जिस प्रोसेस को अभी मैंने समझाया था। वो ई इनवॉइस जो वो जनरेट करेंगे वो एक स्टैंडर्ड इनवॉइस फॉर्मेट के अंदर जनरेट होगा जिसका नाम है INV01। उस INV01 इनवॉइस के ऊपर बेसिकली आपका आईआरएन नंबर और क्यूआर कोड अफिक्स रहेगा जो जो आपको आईआरपी का पोर्टल अलॉट करता है अलोंग विद इट्स डिजिटल सिग्नेचर्स। सेकेंडली मैंने ये बात आपसे डिस्कस कर ली है कि अगर किसी के ऊपर इनवॉइसिंग की प्रोविजन एप्लीकेबल है और वो नहीं करता तो वो इनवॉइस ही इनवैलिड है। सप्लायर के ऊपर तो सप्लायर के ऊपर तो इम्प्लीकेशन है ही है पेनल्टीज का एंड अदर पीनल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, बट बायर का क्रेडिट डिनाई हो सकता है। ये बहुत बड़ा नेगेटिव है ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए। अब हम समझते हैं कि ई इनवॉइसिंग किन टैक्स पेयर्स के ऊपर है। तो मैंने जैसे बताया 1 अप्रैल 2021 से ई इनवॉइसिंग हर उस टैक्स पेयर पे एप्लीकेबल है जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर वाज मोर देन 50 करोड़ रुपीस। नाउ अगला सवाल आता है कि 50 करोड़ रुपीस कैलकुलेट कैसे करना है और ये किस पीरियड के लिए 50 करोड़ रुपीस देखना है। तो फ्रेंड्स पहले मैं बता दूं ये 50 करोड़ रुपीस जो देखना है ये करंट ईयर के लिए नहीं देखना है। 50 करोड़ रुपीस जो आपको देखना है वो देखना है अगर आपका 17-18 ऑनवर्ड्स किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया था तो उस केस में आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। चाहे आपका टर्नओवर 17-18 में क्रॉस कराओ या 18-19 में क्रॉस कराओ या 19-20 के अंदर क्रॉस कराओ, वो इममटीरियल है। 1 अप्रैल 2021 से हर उस टैक्स पेयर के ऊपर ई इनवॉइसिंग की प्रोविजन एप्लीकेबल है जिसकी टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर 17-18 ऑनवर्ड्स 50 करोड़ रुपीस से ऊपर थी। तो ये हमने समझ लिया कि उन लोगों के ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल। अगला सवाल आता है कि 50 करोड़ रुपीस की टर्नओवर कैलकुलेट कैसे होगी। सर क्या हम अपने पीएनएल के अंदर अपनी टर्नओवर देख लें और कह दें डिसाइड कर लें कि ये 50 करोड़ रुपीस की हमारी टर्नओवर हमारे पीएनएल में तो आ नहीं रही तो हमारे पे तो ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल ही है। क्या ये मेथड रहेगा? आप सोचिए, मैं कह रहा हूं आप 50 करोड़ रुपए की आपको टर्नओवर देखनी है, आप वो टर्नओवर कैसे कंप्यूट करें। अगर आपने फ्रेंड्स अपनी 50 करोड़ रुपीस की टर्नओवर अपने पीएनएल के हिसाब से देखी तो आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे और उसका मैं रीजन बताता हूं क्यों। 50 करोड़ रुपीस की जो टर्नओवर है वो आपको जीएसटी की टर्नओवर देखनी है। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल बिजनेस एंटिटी है जिसकी टर्नओवर लेट से 48 करोड़ रुपीस है, पीएनएल के अंदर टर्नओवर 48 करोड़ है। आपने सोचा आपके ऊपर इनवॉइसिंग की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। लेट से आपके 2 करोड़ रुपीस की या 3 करोड़ रुपीस की आपने मशीनरी सेल करी है, आपने कोई फिक्स एसेट सेल करी हुई है, पीएनएल के अंदर वो टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगी पर जीएसटी के अंदर वो टर्नओवर का पार्ट है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फॉर एग्जांपल आपकी मल्टीपल स्टेट्स के अंदर ब्रांचेस हैं। आपका लेट्स से आपका गुड़गांव में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और दिल्ली के अंदर आपका रिटेल यूनिट है। फैक्ट्री से आपने सेल करी 45 करोड़ रुपीस की एंड 4 करोड़ रुपीस की सेल आपने करी अपने रिटेल यूनिट्स। आपकी टर्नओवर हो गई 49 करोड़, आपकी पीएनएल में 49 करोड़ रुपीस रिफ्लेक्ट। ड्यूरिंग द ईयर आपने ये भी हो सकता है आपने 2 करोड़ रुपए का स्टॉक ट्रांसफर करा हो फ्रॉम हरियाणा टू दिल्ली। ये टर्नओवर भी जीएसटी की टर्नओवर है और इस टर्नओवर को भी 50 करोड़ रुपीस की टर्नओवर के लिए इंक्लूड करना जरूरी है।
थर्ड एग्जाम्पल, आप एक सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं और आप लेट्स से आप एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है और आपके पास आपकी टर्नओवर 48 करोड़ रुपीस है, प्लस आपके पास 3-4 करोड़ रुपीस के एडवांसेस भी आए हुए हैं अपने कस्टमर्स, जिसके ऊपर आपने टैक्स डिपॉजिट करा हुआ है। अगर आप अपनी P&L की टर्नओवर देखेंगे तो वो टर्नओवर 48 करोड़ होगी, बट एक्चुअल में जीएसटी की टर्नओवर 52 करोड़ रुपीस है। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी P&L की टर्नओवर देख के डिसाइड करेंगे कि आपके पास जीएसटी की इनवॉइसिंग की प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं, तो इट वुड बी अ बिग लॉस। और ऐसे ही ये सिर्फ एक एग्जांपल्स हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने कस्टमर से आपने पैकेजिंग चार्जेस रिकवर करे हो सकते हैं, फ्रेट रिकवर करा हो सकता है, आपने नोटिस पे रिकवरीज करी हो सकती हैं, आपने कैंटीन की सर्विसेज एम्प्लॉयज को दी हो सकती हैं, आपने क्रॉस चार्ज के प्रोविजंस करे हो सकते हैं बुक्स के अंदर, आपने आपने अपने एचओ से ब्रांच ऑफिस को हो सकता है नंबर ऑफ सर्विसेज आप देते हो और उन सबकी टर्नओवर के लिए आपने इनवॉइसेस रेज करे, पर वो आपके P&L की टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेंगे, पर वो शेड्यूल 1 की सप्लाई का पार्ट बनेंगे। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि 50 करोड़ रुपीस की टर्नओवर जो है वो P&L के हिसाब से नहीं चलेगी, आपको अपनी जीएसटी रिटर्न्स निकालनी पड़ेंगी सब ब्रांचेस की, और उसमें जो भी टर्नओवर आपने रिपोर्ट करी है वो आपको फाइनलाइज करना। रादर मैं तो ये कहूंगा जीएसटी रिटर्न से भी मत देखिए अपनी टर्नओवर, आप जीएसटी या 9 एनुअल रिटर्न जो आपने फाइल करी है 17, 18, 18, 19 और 19, 20, आप वो टर्नओवर रिपोर्ट करिए। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जीएसटी रिटर्न्स इनकरेक्टली फाइल्ड है और जीएसटीआर 9 के अंदर आपने कुछ करेक्शंस करी हैं, या जीएसटीआर 9 में आपके ऑडिटर ने आपको बताया कि आपकी मल्टीपल ब्रांचेस है सर, और आपको एचओ से ब्रांच पे क्रॉस चार्ज के इनवॉइसेस रेज करने थे, तो हो सकता है वो इनकॉर्पोरेट आपकी जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न में है, पर आपकी जीएसटी की रिटर्न्स में इनकॉर्पोरेटेड नहीं। तो 50 करोड़ रुपीस की लिमिट देखने के लिए जीएसटी रिटर्न्स की लिमिट देखनी, जीएसटी टर्नओवर देखना है, P&L का टर्नओवर नहीं। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि जीएसटी इनवॉइसिंग के प्रोविजंस पहली बात तो 50 करोड़ रुपीस के ऊपर की टर्नओवर पर है। 50 करोड़ रुपीस की टर्नओवर पिछले साल से देखनी है हमें, पिछले 3 साल में 17, 18, 18, 19, 19, 20 ऑनवर्ड्स। थर्डली 50 करोड़ की लिमिट कैसे कैलकुलेट होगी वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि ये इनवॉइसिंग की प्रोविजन किस पर एप्लीकेबल नहीं है। तो ये एसईजेड यूनिट्स पे एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग वेयर हाउसिंग है जो आप एसईजेड में कर रहे हैं, तो वो आप अगर आपका यूनिट एसईजेड में लोकेटेड है तो एसईजेड में एक सेपरेट जीएसटी नंबर आपको वैसे भी चाहिए होता है, तो उस केस के अंदर आपको अपना अपना आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं। सेकंड, अगर आप कोई इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, एनबीएफसीज है, अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का काम करते हैं, या आपका कोई सिनेमा हॉल है, तो उस केस के अंदर आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं। अब हमने ये समझ लिया कि किन टैक्स पेयर्स पे एप्लीकेबल है, पर हमें फ्रेंड्स ये भी समझना पड़ेगा कि ई इनवॉइसिंग सिर्फ कुछ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस पे ही एप्लीकेबल है, और ये एक रिलीफ की बात है। ई इनवॉइसिंग सब चीजों पे एप्लीकेबल नहीं है, सब ट्रांजैक्शंस पे एप्लीकेबल नहीं है, सब डॉक्यूमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं है। तो ई इनवॉइसिंग किन डॉक्यूमेंट्स पे एप्लीकेबल है, किन ट्रांजैक्शंस पे एप्लीकेबल है, लेट्स अंडरस्टैंड। अगर आप जीएसटी में कोई भी टैक्सेबल सेल्स करते हैं जिसके ऊपर आप जीएसटी की लेवी है, जिसके ऊपर आप कोई एग्जेम्पशन नहीं है, उस केस के अंदर आपको अपना ई इनवॉइस, उस टैक्स इनवॉइस के लिए ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी। मतलब जिन इनवॉइसेस के थ्रू आप अपना टैक्स कलेक्शन करते हैं अपने कस्टमर्स। टैक्स इनवॉइस की बात करेंगे तो उसके साथ ऑब्वियसली क्रेडिट और डेबिट नोट की भी बात करनी पड़ेगी। तो जीएसटी के अंदर अगर आप कोई क्रेडिट नोट, कोई डेबिट नोट जो सेक्शन 34 के अनुसार आप इशू करते हैं, सेक्शन 34 से मेरा मतलब है जिसके ऊपर आप जीएसटी देते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट्स और फाइनेंशियल डेबिट नोट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो आपको अंडरस्टैंड ये करना है जिस भी डॉक्यूमेंट के ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी है, चाहे वो टैक्स इनवॉइस हो, चाहे वो क्रेडिट नोट हो, चाहे वो डेबिट नोट हो, जिसपे आप जीएसटी दे रहे हैं। आई होप हम सबको ये बात पता है, 3-4 साल होने वाले हैं जीएसटी को इम्प्लीमेंट हुए हुए, कि जीएसटी में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट सिर्फ और सिर्फ सप्लायर इशू कर सकता है, बायर इशू नहीं कर सकता। तो फॉर एग्जांपल, आपने किसी को सेल करा और वो सेल रिटर्न हो गया, तो क्रेडिट नोट आप इशू करेंगे। सिमिलरली, आपने किसी को इनवॉइस इशू किया था, उसमें कुछ गलती रह गई, कुछ पैसे कम रिकवर करे, उसके लिए आपने उसको डेबिट नोट इशू कर दिया।
तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, उसके ऊपर आपने जीएसटी अप्लाई करा, तो वो भी ऑब्वियसली वो टैक्स इनवॉइस के साथ ही एक तरीके से इंटरलिंक डॉक्यूमेंट्स है। तो आपको उन सब के लिए ई इनवॉइस जो है वो जनरेट करना है। तो सर ई इनवॉइस जनरेट किसके लिए नहीं करना, ऐसे भी कोई डॉक्यूमेंट्स हैं क्या? हाँ जी, ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स हैं। क्या, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? सेक्शन 9(3) और 9(3) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट और 5(3) ऑफ द आईजीएसटी एक्ट के अनुसार जब भी आप कोई गुड्स या सर्विसेज लेते हैं जिसके ऊपर आरसीएम के प्रोविजंस एप्लीकेबल है, दैट इज रिवर्स चार्ज के प्रोविजंस एप्लीकेबल है, दैट इज बायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज सपोज्ड टू डिपॉजिट जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, then in that case you are also required to generate a self tax invoice. That tax invoice will not be generated by the supplier but has to be generated by the buyer. मतलब लेट से आप किसी एडवोकेट से सर्विसेज ले रहे हैं, वो एडवोकेट जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उस आपने एडवोकेट से सर्विसेज ली तो आप ड्यूटी बाउंड है अपना टैक्स इनवॉइस सेल्फ इनवॉइसिंग करने के लिए अपना टैक्स इनवॉइस आपको जनरेट करना पड़ता है, जो आप अपने रिकॉर्ड्स में भी रखते हैं। तो उस केस के अंदर आपको ई इनवॉइसिंग जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब आप कोई आउटवर्ड सप्लाई करते हैं। सेकंड पॉइंट, आरसीएम इनवॉइसेस के साथ ही आपको पता है कि आपको पेमेंट वाउचर भी इशू करना होता है। जब आप कोई पेमेंट करते हैं तो उसके साथ आपको देना पड़ता है, आरसीएम के साथ ही आपको पेमेंट वाउचर भी इशू करना होता है। तो वो पेमेंट वाउचर के ऊपर भी ई इनवॉइसिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं। थर्डली, फॉर एग्जाम्पल आपने अभी किसी एडवोकेट से ही सर्विसेज ली और वो एडवोकेट जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, मे बी ड्यू टू सम रीजन, कि हो सकता है उनकी कोई रेंटल इनकम है, हो सकता है कोई और दूसरी कमीशन इनकम उनको आती है, और साथ में वो लीगल सर्विसेज का भी काम करते हैं। तो उन्होंने अपने आप को, उनकी 20 लाख रुपए से ऊपर की टर्नओवर थी, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करा दिया। तो क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और वो आपको अपना टैक्स इनवॉइस जनरेट करके देंगे, तो उस केस में आपको टैक्स इनवॉइस जनरेट नहीं करना होता। बट अगर वो एडवोकेट, जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड था तो उस केस के अंदर वो टैक्स इनवॉइस बनाने की लायबिलिटी आपके ऊपर थी, और वो टैक्स इनवॉइस के लिए आपको ई इनवॉइस के प्रोविजंस नहीं अप्लाई करने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है सर जिसके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है? ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन, फॉर एग्जांपल आप किसी सर्विस सेक्टर में डील करते हैं और आपको कोई एडवांसेस मिलते हैं जिसके ऊपर आप जीएसटी डिपॉजिट करवाते हैं, तो आपको रिसिप्ट वाउचर देना पड़ता है, रिसिप्ट वाउचर देना पड़ता है। तो उस केस के अंदर वो रिसिप्ट वाउचर जो आप इशू करेंगे ऑन रिसिप्ट ऑफ एडवांसेस, वहां पे भी अगर आप रिसिप्ट वाउचर इशू करते हैं तो आपको अपना उसको ई इनवॉइस बनाने का कोई जरूरत नहीं। सिमिलरली आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस अगर कोई डिलीवरी चलान इशू करते हैं, डिलीवरी चलान बहुत सारे रीजन आपको पता है ये इशू होता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने गुड्स को जॉब वर्क के लिए भेजते हैं, एग्जीबिशन के लिए भेजते हैं, रिपेयर्स के लिए भेजते हैं, मे बी सेल ऑन अप्रूवल के लिए भेजते हैं, तो उन सब केसेस में डिलीवरी चलान बनता है। तो उस केस के लिए भी आपको ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, उसको कहीं पे भी किसी भी पोर्टल पे जाके रजिस्टर नहीं कराना है। सो दैट्स अ बिग रिलीफ। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते, वो है B2C सेल्स और एग्जेम्प्ट सेल्स। आई होप देयर विल बी सम स्माइल ऑन योर फेसेस बाय लिसनिंग टू दिस, कि अगर आपने किसी ऐसे पर्सन को गुड्स सप्लाई करे हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है और आप चाहे टैक्सेबल गुड्स में भी डील करते हैं, तो उस केस के अंदर भी आपको ई इनवॉइस जनरेट नहीं करना। सेकेंडली, अगर आप उसके लिए आपको बिल ऑफ सप्लाई जनरेट कर, आपको मैं अनरजिस्टर्ड को देते हैं तो ई इनवॉइस नहीं जनरेट करना। सेकेंडली, अगर आप किसी एग्जेम्प्ट गुड्स को में डील करते हैं, एग्जेम्प्ट गुड्स या सर्विसेज जिसके लिए आप बिल ऑफ सप्लाई बनाते हैं, तो उसके अंदर भी ई इनवॉइस जनरेट नहीं करना। सर एग्जेम्प्ट का क्या मतलब? अरे एग्जेम्प्ट का मतलब होता है या तो वो किसी नोटिफिकेशन के थ्रू पर्टिकुलरली एग्जेम्प्टेड है, या वो निल रेटेड है, या उनके ऊपर लेवी ही एप्लीकेबल नहीं है, या उनको सप्लाई ही नहीं है। तो उन सब केसेस के अंदर आप बिल ऑफ सप्लाई जनरेट करते हैं, और बिल ऑफ सप्लाई जो है उसके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं। हाउएवर हो सकता है कुछ टाइम में ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाए। सो अब हमने ये समझ लिया कि किन किन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। तो वो है आपका B2C सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज,
आरसीएम वाउचर, आरसीएम इनवॉइसेस, रिसिप्ट वाउचर्स, पेमेंट वाउचर्स, डिलीवरी चलान्स, और आपके ऊपर जो ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल हैं वो है टैक्स इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट्स। फर्दर, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं, बट उसकी भी कुछ एग्जेम्पशंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या है? अगर आप अपने गुड्स को एक्सपोर्ट के लिए भेजते हैं इंडिया से बाहर, तो ऑब्वियसली जो बाहर पर्सन जो बैठा है, जो आपका बायर है, जो बाहर आपका कस्टमर है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, पर फिर भी उसके लिए भी आपको ई इनवॉइसिंग बनाना मैंडेट, ई इनवॉइसिंग करना मैंडेट। सेकेंडली, अगर आप किसी एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर को सेल करते हैं तो भी इनवॉइसिंग करना जरूरी है, और अगर कोई आप डीम्ड एक्सपोर्ट्स करते हैं तो भी उसके लिए भी ई इनवॉइसिंग करना जरूरी है, चाहे विद पेमेंट ऑफ टैक्स करें या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करें, उससे कोई मतलब नहीं। नाउ कुछ कंट्रोवर्सीज को डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि B2C सेल्स के अंदर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपका सामने वाला पर्सन जो है, कस्टमर जो है, वो अनरजिस्टर्ड है तो ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। बट इसमें एक एनोमली है। लेट्स से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, किसी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, अगर इस तरीके के किसी काम में आप डील करते हैं या किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को आप सेल करते हैं, तो जीएसटी लॉ के हिसाब से अगर आप उनको 2.5 लाख रुपए से ऊपर की सेल करते हैं तो उस केस, जब मैं कहता हूँ सेल, तो मैं सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ सर्विसेज दोनों इंक्लूडेड है। तो अगर आप उनको 2.5 लाख रुपए से ऊपर की सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ सर्विसेज करते हैं तो दे आर ड्यूटी बाउंड टू डिडक्ट टीडीएस। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कई बार क्या होता है कि वो खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होते, बिकॉज उनकी कोई आउटपुट सर्विसेज ही नहीं है या आउटपुट सप्लाई ऑफ गुड्स ही नहीं है, दे आर जस्ट कंज्यूमर्स। लेट्स से आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर फर्नीचर सप्लाई कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में स्टेशनरी का सप्लाई कर रहे हैं, अब वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फर्दर सेल नहीं कर रहा हो स्टेशनरी या फर्नीचर, तो उसको कोई जीएसटी नंबर लेने की कोई जरूरत ही नहीं। बट क्योंकि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और उसके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल है, तो उन्होंने अपना टीडीएस नंबर लिया है। जीएसटी लॉ के अनुसार ये जो टीडीएस नंबर है, अगर आप जैसी टीडीएस नंबर ले लेते हैं, आप रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन में क्वालिफाई कर जाते हैं। जब आप रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन में क्वालिफाई कर जाते हैं तो उस केस के अंदर आपको, आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं। बट एज अ नॉर्मली, एज अ extraordinary situation, whenever we are selling it to a government department who's just having a TDS number, that is considered as a B2C supply, that is not considered as a B2B supply. तो मेरे ओपिनियन के अंदर इस केस के अंदर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। बट एक एफएक्यू इशू किया है जीएसटीएन ने, जिसके अंदर उन्होंने कहा है अगर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चाहे टीडीएस के नंबर के हिसाब से रजिस्टर्ड है, चाहे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन उसने ले रखा है, तो हर केस में ई इनवॉइसिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल है। Now we are awaiting some clarification in respect to this, but I don't think the e-invoicing provision is applicable, and this FAQ seems to be incorrect. सेकंड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ई इनवॉइसिंग क्या हाईसी सेल्स के ऊपर, मर्चेंट ट्रेडिंग के ऊपर या बॉन्डेड वेयर हाउस सेल्स के ऊपर एप्लीकेबल है? तो हाईसी सेल्स क्या है सर? हाईसी सेल्स है अगर आप किसी से गुड्स बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंपोर्ट इंडिया में एंट्री करने से पहले आप उन गुड्स को सेल कर देते हैं, तो वो हाईसी सेल्स है। मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा मर्चेंट ट्रेडिंग क्या होती है। लेट्स से आप इंडिया में बैठे हैं, आप एक सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं और आपने यूएस से गुड्स परचेज करे, यूएस के सप्लायर से, और सीधा कहा इसको चाइना शिप कर दीजिए। आज के करंट जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में यूएस और चाइना का एग्जांपल देना ठीक नहीं है, बट एज एन एग्जांपल आप समझिएगा कि यूएस से आपने परचेज करा और लेट्स से आपने जापान गुड्स शिप करने, तो क्योंकि वो गुड्स कभी इंडिया एंटर ही नहीं हुए, तो उस केस में हमें जीएसटी में उन्होंने एग्जेम्पशन दे दिया है, इसको सप्लाई की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दिया गया है और उस पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं। तो क्या इन परचेज सेल्स के ऊपर भी इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है? द आंसर इज नो। थर्ड, बॉन्डेड वेयरहाउस सेल्स। बॉन्डेड वेयरहाउस सेल्स क्या है? कई बार आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करके उसको वेयरहाउस में रखवा देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कस्टम ड्यूटी अभी देना नहीं चाहते या अभी आपके पास फंड शॉर्टेज है, तो आप एक बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग फाइल कर देते हैं और वो गुड्स पड़े रहते हैं वेयर हाउस, कस्टम्स के वेयर हाउस के अंदर, और आपको ड्यूरिंग, जब तक आपने गुड्स वो कस्टम्स के वेयर हाउस में रखा हुआ है, आपको कोई कस्टमर मिल जाता है और आप उन गुड्स को सेल कर देते हैं। तो क्योंकि दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ नो सप्लाई under GST law under Schedule 3, and hence
This is not, no e-invoicing provisions are applicable on this. अब हम क्विकली बात कर लेते हैं कि ई इनवॉइसिंग के एडवांटेजेस क्या क्या है। ई इनवॉइसिंग बेसिकली एक बहुत, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस के। ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस के हिसाब से एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक तो आपको ई इनवॉइस बनाना है INV01, तो आपके बहुत सारे डिस्प्यूट्स डिपार्टमेंट के साथ ओवर हो जाएंगे मेरे हिसाब से। वो डिस्प्यूट्स डिपार्टमेंट क्या ओवर हो जाएंगे? देयर विल बी नो क्वेश्चन ऑफ एनी नॉन कंप्लायंस, कोई नॉन कंप्लायंस नहीं हो सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि आपका फॉर्मेट टैक्स इनवॉइसेस के गलत है, आपने प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं लिखा प्रॉपर्ली, आपने ये पर्टिकुलर मेंशन नहीं करा, तो इसलिए हम ये ई इनवॉइस जो है वो हम इनकरेक्ट डिक्लेयर कर देते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं आने वाला, और ये बहुत बड़ा एक रिलीफ है। बिकॉज कुछ टाइम पहले एक सर्कुलर इशू किया था CBIC ने, जिसके अंदर ये बात लिखी थी कि अगर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन जो IGST सेल्स के अंदर आपको मैंडेटली मेंशन करना होता है टैक्स इनवॉइस पे, अगर आप वो फेल कर जाते हैं मेंशन करने से, तो पेनल्टी प्रोविजंस इंपोज करे जा सकते हैं SSE के ऊपर। तो बहुत ह्यू एंड क्राई मचा था कि क्योंकि प्रोविजन GST लॉ एक हेस्ट में इम्प्लीमेंटेड लॉ है और कई लोगों को इसकी नॉलेज नहीं थी, आइडिया नहीं था, और उसके बाद भी इस तरह के पेनल्टी प्रोविजंस फॉर सच स्मॉल पेटी थिंग्स मेरे हिसाब से तो गलत है। बट एक सर्कुलर आया था तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं कि प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंट्री के अंदर। तो ये जो INV01 जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है प्लेस ऑफ सप्लाई का, वो आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। तो कोई आपको कोई प्लेस ऑफ सप्लाई के, बिकॉज ऑटोमेटिकली प्लेस ऑफ सप्लाई एंड एवरी अदर पर्टिकुलर विल बी ऑटोमेटिकली मेंशन्ड ऑन द इनवॉइस इटसेल्फ, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट इसका ईज है वो ये है कि आपको जैसे ही आपने ई इनवॉइस जनरेट कर दिया, ई इनवॉइस जनरेट करते ही आपका वो ई इनवॉइस ई वे बिल से भी लिंक हो जाएगा। तो लेट से आपने पार्ट ए और पार्ट बी आप जिस टाइम पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हैं और पार्ट ए और पार्ट बी की डिटेल भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भर देते हैं, तो उस केस में आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस जो है, सॉरी ई वे बिल जो है वो आप उसी टाइम साइमल्टेनियसली निकाल सकते हैं। तो उसके अंदर आपको एक बिग रिलीफ मिलेगा, आपको सेपरेटली जाके उसको जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, वो इंटीग्रेटेड होगा विद इनवॉइसिंग एज वेल एज ई वे बिल। थर्ड इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही आपने कोई ई इनवॉइस जनरेट कर दिया, वो ई इनवॉइस रियल टाइम बेसिस के ऊपर आपकी GSTR1 में एंटर हो जाएगा। GSTR1 में एंटर हो जाएगा, तो जैसे GSTR1 में एंटर हो गया तो GSTR2A में भी चला जाएगा, तो आपके रिकंसिलिएशन प्रॉब्लम्स भी खत्म हो गए। अब आपको वो कभी नहीं सुनना पड़ेगा अपने सप्लायर से कि सर मैंने तो बिल इशू किया था, वो अकाउंटेंट की गलती थी, वो मेरे CA की गलती थी, वो किसी और की गलती थी, कि वो इनवॉइसेस जो हैं वो एंटर होने रह गए हैं। तो उन सब चीजों से आप सेव हो जाते हैं और आपके 2A में ऑटोमेटिकली रियल टाइम बेसिस पे वो रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। फोर्थली, आज तक हम इन नॉर्मल टैक्स इनवॉइसेस के अंदर डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट कॉपीज इशू करते थे, डुप्लीकेट फॉर द ट्रांसपोर्टर, ट्रिप्लीकेट फॉर द सप्लायर एंड ओरिजिनल फॉर द बायर। तो उस केस के अंदर आपको 3 इनवॉइस जनरेट करना, हर इनवॉइस पे लिखना पड़ता था ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, तो वो सब इश्यूज भी अब ई इनवॉइसिंग के साथ खत्म हो। आपको कोई भी ई इनवॉइस को हार्ड कॉपी में मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, जो एक बिग लॉजिस्टिकल हेडेक नाइटमेयर था लोगों के लिए, कि 8-8 साल के 10-10 साल के लोग इनवॉइसेस और बाकी डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे एक फाइल्स के अंदर, अलमीरास के अंदर बकायदा रूम्स होते थे सिर्फ पेपर्स से, जिसे हम लिटरली कह सकते हैं वेस्ट पेपर के साथ वो रूम होते थे। तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, एक बहुत बड़ा स्पेस कॉन्स्ट्रेंट जो था लोगों का, वो मेरे हिसाब से रिमूव होगा। और थर्डली, जब भी हम डिपार्टमेंट में जाते थे और GST का रिफंड के लिए बात करते थे, तो उस टाइम भी हमें कहा जाता था कि आप इनवॉइस हार्ड कॉपी में लेके आइए, ओरिजिनल में। अब बहुत सारे लोगों के पास कभी डिजिटली साइंड इनवॉइस है, कभी विदाउट डिजिटली साइंड इनवॉइस है, कभी स्कैन कॉपीज हैं, फोटो कॉपीज हैं। उन सब हैसल से आई थिंक दिस इज अ बिग बिग रिलीफ, कि अब आप सिंपली आप PDF में रखिए, वो डिजिटली साइन कॉपी है, उसको कोई कंटेस्ट नहीं कर सकता, उसका IRN नंबर उसके ऊपर है। ई इनवॉइसिंग से फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस भी मिटिगेट होंगी, फेक इनवॉइसेस का प्रॉब्लम ऑब्वियसली रिड्यूस करेगा, डेटा एंट्री के एरर्स रिड्यूस करेंगे, रिकंसिलिएशन इश्यूज रिड्यूस करेंगे, जैसे मैंने बताया 2A और 1 का, और डिस्प्यूट्स भी ऑब्वियसली रिड्यूस करेंगे, कि आपको ये नहीं कहेगा कि हमारे 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, ये प्रॉब्ली इनवॉइस एंटर नहीं हुआ। अगर आपके पास इनवॉइस है
और अगर आपने किसी ऐसे बायर से, सप्लायर से परचेज करा है जो ई इन्वॉइसिंग कर रहा है, तो आपके 2A में क्रेडिट को कोई नहीं रोक सकता। दिस इज द थिंग। अब फटाफट से हम जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, जो ई इनवॉइसिंग के जो कुछ एफएक्यूज हैं, जो लोग पूछ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। वो ये है कि रिसेंटली इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक टीसीएस प्रोविजंस इंट्रोड्यूस करे गए थे कि अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपीस से ज़्यादा है इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, और आप किसी को 50 लाख रुपीस से किसी कस्टमर से रिसिप्ट हो जाती है आपकी, तो आपको टीसीएस लगाना है। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे ई इनवॉइसिंग के INV01 फॉर्मेट के अंदर टीसीएस के लिए कोई सेपरेट कॉलम नहीं है। तो वैसे तो आप टीसीएस डेबिट नोट के थ्रू भी, कमर्शियल डेबिट नोट के थ्रू भी रिकवर कर सकते हैं, बट इन केस कुछ लोग हैं जो कहते हैं नहीं हमें टैक्स इनवॉइस पे लिखना है, तो उसके लिए एक उन्होंने एक GSTN पोर्टल ने एक क्लैरिफिकेशन दिया है कि आप उसको अदर्स कॉलम में INV01 में मेंशन कर दें और उसके बाद आप अपना टीसीएस कलेक्ट करें। सेकेंडली, मैंने बता ही दिया, ई-वे बिल जो है वो ऑटो जनरेट हो जाएगा, ऑटो पॉपुलेट GSTR1 में हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं आएगा। एक कॉमन प्रॉब्लम जो सबके साथ है वो ये है कि सर ई इनवॉइसिंग तो कर दिया, ई इनवॉइसिंग जनरेट भी हो गया, सब कुछ हो गया, पर सर हमसे गलती हो गई। सर गलती हो गई, सर गुड्स की वैल्यू गलत लिख दी, सर डिस्क्रिप्शन गलत लिख दिया, सर क्वांटिटी गलत हो गई, सर एड्रेस गलत हो गया। तो सर उस केस के अंदर आपको क्या करना है? उस केस के अंदर आपको ई इनवॉइस को कैंसिल करना है। सर क्या पार्टली अमेंड नहीं कर सकते ई इनवॉइस? नहीं सर, पार्टली अमेंड नहीं होगा। ई इनवॉइस जो होगा वो कैंसिल ही होगा। तो आप ई इनवॉइस सर कैंसिल कभी भी कर सकते हैं? नहीं सर, ई इनवॉइस सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही कैंसिल हो सकता है। 24 घंटे के अंदर आप कैंसिल कर सकते हैं ई इनवॉइस को। जैसे ही आप ई इनवॉइस को 24 घंटे में कैंसिल कर देंगे, ऑटोमेटिकली जो GSTR1 में भी एंटर हुआ है वो भी कैंसिल स्टेटस में शो करना शुरू कर देगा। ओके सर, हमने रिटर्न फाइल कर दी, सर हमने तो 24 घंटे में कैंसिल करना रहेगा, अब क्या करें? सर 24 घंटे में अगर आपने ई इनवॉइस कैंसिल करना रह गया है और आप नहीं किया है, और वो आपका ई इनवॉइस GSTR1 में भी चला गया है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप उस ई इनवॉइस को GSTR1 से रिमूव करेंगे, और उसका नेगेटिव इफेक्ट ये होगा कि GSTR1 के अंदर, ई इनवॉइसिंग के अंदर आपको वो फ्लैग हो जाएगा और अपने ऑफिसर के पास आपकी वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि आपने वो ई इनवॉइसिंग को डिलीट किया है, ई इनवॉइस को डिलीट किया। थर्डली प्रॉब्लम क्या आएगी सर? सर मैंने ई इनवॉइस बना भी दिया, 24 घंटे में कैंसिल भी नहीं किया, मेरी GSTR1 में भी पहुंच गई और GSTR1 फाइल भी हो गई सर, अब क्या करें? सर अब आप ये करिए कि आप अगले महीने की GSTR1 को जाके अमेंड करें, आपके पास और कोई तरीका नहीं। सर क्रेडिट नोट जनरेट नहीं हो सकता क्या? क्रेडिट नोट नहीं दे सकते उस बिल के अगेंस्ट? सर क्रेडिट नोट नहीं देना है, क्रेडिट नोट सिर्फ सेक्शन 34 के अनुसार इशू होता है GST लॉ के अंदर। और अगर सेक्शन 34 ये कहता है CGST एक्ट का, ई क्रेडिट नोट आप तब दे सकते हैं अगर आपकी टैक्सेबल वैल्यू में चेंज है, टैक्स रेट में चेंज है, गुड्स या सर्विसेज आपको रिटर्न हो गई है, या कोई डेफिशिएंसी। तो अगर आपकी ई इनवॉइस में वो GSTR1 में वो इनवॉइस चला गया है और आपने उसको कैंसिल नहीं करा है, तो उस केस के अंदर आप उसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट नहीं देंगे, आप उसको क्रेडिट नोट नहीं देंगे, आप उसको जाके आप उसको रिमूव करेंगे, आप उसको डिलीट करेंगे या अमेंड करेंगे। सर ये डायनामिक, एक लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि डायनामिक QR कोड क्या है। डायनामिक QR कोड का जो प्रोसेस है वो ये है कि जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ रुपीस से ज्यादा है, तो उनको इवन अपने B2C इनवॉइसेस के ऊपर भी डायनामिक QR कोड लगाना है। ये बेसिकली एक पेमेंट मैकेनिज्म है, इसका GST से कोई रिलेशन नहीं है। दिस इज जस्ट टू इनकरेज डिजिटल पेमेंट्स। सो दिस इज एप्लीकेबल ऑन अ वेरी स्मॉल सेट ऑफ टैक्स पेयर्स, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि ई इनवॉइसिंग को जनरेट कैसे करना है। मैं एक ब्रीफ प्रोसीजर बता रहा हूँ वर्बली, थ्योरेटिकली, कि आप उसको करें, ट्राई करें, और अगर जरूरत पड़ेगी, अगर आपको जरूरत है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके लिए ई इनवॉइसिंग का एक वीडियो भी बना के कि प्रैक्टिकली कैसे जनरेट करते हैं ई इनवॉइस, वो भी मैं आपके लिए एक शेयर करूंगा। तो अगर मैं बात करूं ई इनवॉइसिंग की, तो मैं एज्यूम करूंगा कि अभी आप सब टैली यूज करते हैं, क्योंकि टैली सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है।
तो ये मेरा छोटा सा अटेम्प्ट है आपको थ्योरेटिकली समझाने का, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप अपने ऑफिस में जाके, अपने अकाउंटिंग टीम को जाके, फाइनेंस टीम को जाके, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो प्रैक्टिकली कोशिश करें एटलीस्ट जनरेट करने की। सबसे पहले आपको अपने टैली प्राइम में F11 बटन को प्रेस करना है, और F11 को बटन को प्रेस करके टैली प्राइम में एनेबल करना है ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस। सेकंड नंबर पे आपको चेक करना है कि आपका आप ऑलरेडी एनेबल्ड है ना ई इनवॉइसिंग के पोर्टल के ऊपर। अगर आप एनेबल्ड नहीं है ई इनवॉइसिंग के पोर्टल के ऊपर, तो आप रजिस्टर बटन पे जाके अपने आप को ई इनवॉइसिंग के लिए एनेबल भी कर सकते हैं। थर्डली, वंस आप एनेबल भी हो गए, सब कुछ हो गए, आप अपने आप को ई इनवॉइस पोर्टल पे जाके रजिस्टर करवाएं। अगर आप गुड सेक्टर में ऑलरेडी डील करते हैं, तो आपके पास ऑब्वियसली ई वे बिल के क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी होंगे, तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली अपने ई वे बिल के क्रेडेंशियल्स डालिए और आप अपना ई इनवॉइसिंग जनरेट करना शुरू कर दीजिए। थर्ड, अगर आप सर्विस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो आपको अपना एक बार ई इनवॉइस पोर्टल पे जाकर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। फोर्थली, आप आपने एक बार अपने ई इनवॉइसिंग पोर्टल पे रजिस्टर करवा लिया आईआरपी पोर्टल पे जाके, देन वहां पे जैसे ही आप रजिस्टर करा के आप लॉग इन करेंगे अपने सॉफ्टवेयर में, आपको एक लेफ्ट साइड पे बटन दिखेगा एपीआई रजिस्ट्रेशन का। एपीआई रजिस्ट्रेशन बेसिकली आप जिस भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, चाहे टैली हो, चाहे बिजी हो, चाहे सैप हो, चाहे ईआरपी हो, वहां पे आपको लिंक करना पड़ेगा ई इनवॉइसिंग को अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से। मतलब आपको एक एपीआई क्रेडेंशियल क्रिएट करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप उस एपीआई में जाकर रजिस्टर कराइए अपना एपीआई का क्रेडेंशियल। एक एपीआई का अलग से यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा, वो यूजर आईडी पासवर्ड आप अपने पास स्टोर कर लीजिए। और जब आप अपनी अगली बार अपना सेल इनवॉइस अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से जनरेट करेंगे, उस टाइम पे आप जब एनेबल जनरेट करें ई इनवॉइस, तो उस टाइम पे आपसे ये क्रेडेंशियल्स पूछे जाएंगे। तो आपको अपने एपीआई क्रेडेंशियल्स एंटर करने हैं। एपीआई क्रेडेंशियल्स और पासवर्ड आपने एंटर कर दिया, उसके बाद आप अपना ई इनवॉइस आपका जनरेट हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था प्रैक्टिकली ई इनवॉइस कैसे जनरेट करना है। आई होप आपको ई इनवॉइसिंग के बारे में, बहुत सारे प्रोविजंस के बारे में पता लगा होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग बनी होगी, डेवलप हुई होगी। और अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं या कोई क्वेरीज हैं, आप कोई कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, या आपको सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन करने में कोई सपोर्ट की रिक्वायर्ड है, तो यू कैन ऑलवेज कंटेक्ट मी। दिस इज माई कंटेक्ट डिटेल्स। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरीज है, sagartrkumar@gmail.com पे, और नंबर आपके पास है। फ्रीली कंटेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। सो थैंक यू। विद दिस आई क्लोज दिस वीडियो, एंड आई होप आप अपने ऑफिस में जाके आज ई इनवॉइस जनरेट करना जरूर ट्राई करेंगे। थैंक यू।